पूरे गेम में सेटअप क्या है? सेटअप बहुत बेसिक सा है कि आपके पास दो पोलराइजर्स होंगे। एक ये पोलराइजर होगा, इधर एक लाइट होगी जो अनपोलराइज्ड लाइट होगी। कैसी लाइट होगी? अनपोलराइज्ड। इस अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। जब ये इस पोलराइजर से पास करेगी, जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर से पास करेगी, तो यहां पास करने के बाद जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाई टू। क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई टू। ठीक है ना? ये मेलस ने दिया था। फिर मेलस ने कहा एक और बात कि अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, मतलब एक और पोलराइजर ले लूं मैं और अपने पोलराइजर को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, थोड़ा टिल्ट कर, समझ रहे हो? तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी कितनी मिलनी चाहिए? आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू से कम या आई नॉट बाई टू से ज्यादा? कम। और वाइब्रेशन से रिस्ट्रिक्ट करेगा ये। बात समझ रहे हो ना? एक प्लेन ऐसे है, इस प्लेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लाइन में अरेंज्ड हैं। ठीक है ना? जनरली सिलिका होता है। ठीक है ना? एक लाइन में अरेंज्ड है और बीच बीच में गैप्स है। फिर एक लाइन में अरेंज है, फिर बीच में गैप्स है, फिर एक लाइन में अरेंज है, फिर बीच में गैप्स है। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ऐसा है। और यहां पर आपके पास एन वाइब्रेशन है, तो वही वाइब्रेशन पास कर पाएगा जो इसके लाइन के अलोंग लाई करेगा। ठीक है ना? तो बेसिकली उसका जो एवरेज होता है वो कितना निकल के आता है? आई नॉट बाई टू। तो इससे जो पास किया वो कितना हो गया? आई नॉट बाई टू। अब सोचो, ये जो था इसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। और इसको बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं? एनालाइजर। इस समय एनालाइजर जो है वो पोलराइजर से कितना डिग्री मुड़ गया है? कितना डिग्री गोल घूम गया है? थीटा डिग्री। तो उसने कहा, मेलस ने कहा कि यहां जो इंटेंसिटी मिलेगी ना, ये जो इंटेंसिटी मिलेगी ये होगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी होगी? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। वेर आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज हुई तो कितनी हो गई? आई नॉट बाई टू। तो आई नॉट बाई टू जब और कम हो जाएगा, अब इसका वाइब्रेशन और रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, तो बाहर क्या मिलेगा? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को बोलते हैं मेलस लॉ। क्या बोलते हैं? मेलस लॉ। क्लैरिटी? बात समझ आ गई? पल्ले पड़ा बराबर? अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे एक सवाल बोले, हम तुमसे एक सवाल कहें, ध्यान से सुनना, और ये सवाल बना ले गए तो सब बना ले जाओगे, कि एक मेरे पास ये पोलराइजर है, समझ पा रहे हो? ऐसे स्लिट्स बनी हुई हैं। इस पोलराइजर के पास समझना ऐसे कि जैसे ये एक कॉपी है, ये शीट है, ठीक है ना? ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, यहां पर लाइट है, कैसी है? अनपोलराइज्ड। जब इससे पास की तो यहां कैसी बन गई? पोलराइज्ड। कैसी बन गई? इंटेंसिटी कितनी हो गई? आई नॉट बाई टू। अब सोचो, अगर ये भी ऐसे ही रखा होता एकदम सीधा सीधा प्लेन में, तो क्या यहां आई नॉट बाई टू यहां भी मिल जाती? लेकिन अब हम इसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं। अगर इसको हम गोल घुमा रहे तो क्या ये लाइट की इंटेंसिटी को ब्लॉक करेगा? ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री हो गया तो अब उधर कोई लाइट जाने वाली नहीं। फिर ये गोल घूमेगा, फिर लाइट आएगी, फिर लाइट आएगी, फिर लाइट आएगी, फिर आई नॉट बाई टू, और फिर गोल घूमेगा तो फिर से क्या होगा? इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। क्लियर है ना? यही पोलराइजर और एनालाइजर का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक शीट है किसकी? पोलराइजर की। किसकी है भाई? पोलराइजर की। यहां पर ऐसे इसके वाइब्रेशन है, समझिए, ये इसके वाइब्रेशन। यहां पर जो वाइब्रेशन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अगर यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पे कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई टू। हम कह रहे हैं कि एक एनालाइजर है, वो सोचो ऐसे रखा हुआ, देखो एक एनालाइजर है, वो ऐसे रखा हुआ। बात समझ पा रहे हैं? एनालाइजर ऐसे रखा हुआ। ऐसे एनालाइजर रखने का मतलब समझ रहे हैं? इस तरह से रखा हुआ। कितना एंगल है? 90 डिग्री। यहां कोई लाइट मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? सोचो, क्यों नहीं मिलेगी? अगर हम एक एनालाइजर यहां पे ऐसे रख दें, ऐसा रखने का मतलब ये कितना डिग्री है इससे? 90 डिग्री ना? 90 डिग्री ना? तो इसको ऐसे दिखा लेते हैं कि हम एनालाइजर को ऐसे क्रॉस बना दें, मतलब एनालाइजर को ऐसे रख दें। तो भैया यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे जो इंटेंसिटी मिलेगी आई नेट, वो किसके बराबर होता है? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। 90 डिग्री ना?
तो आई नेट कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, cos 90 का वैल्यू 0 ना, तो आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, नो लाइट, नो लाइट इज पास्ट, नो लाइट इज पास्ट। लेकिन सोचो, सोचना ध्यान से, अगर हम ऐसा कर दें, ध्यान से सुनना, यही सारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऐसा कर दें कि हम एक इसके अंदर एक पोलराइजर डाल दें और जो यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने एंगल का, इससे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो क्या यहां कोई लाइट मिलेगी, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू √3 स्क्वायर करोगे तो 3/4 ना, क्या 3I0/8 हो जाएगा। अब सोचो यहां पे कितनी है 3I0/8, क्या यहां पे इंटेंसिटी मिलेगी, मिलेगी, अरे मिलेगी भाई। अब इसके वाइब्रेशंस इस प्लेन में आ गए, यहां से कितना एंगल बना रहा है 30, तो ये एनालाइजर इससे कितना एंगल बना रहा है 60, अरे ऐसे रखा है ना, समझे कि नहीं, ये देखो ना, जब ऐसे रखा था तो कोई वाइब्रेशन नहीं आया, अब ये ऐसे रखा है ना, देखो 3 हो गए, अब कितने हो गए 3, ये ऐसा सेटअप है। अरे बात समझे कि नहीं, अरे बात समझ पाए, अगर ये नहीं था तो हमको बाहर कोई लाइट नहीं मिली, मिली नहीं मिली, लेकिन जैसे ये बीच में आया, इसने यहां से कितना एंगल बनाया 30 डिग्री ना। अब जो वाइब्रेशंस पास हुए वो इसके अलोंग के हैं, बात समझ रहे हो ना, तो इसके अलोंग वाले वाइब्रेशन इधर तो देंगे ही ना। यहां से कितना एंगल बन रहा है 30, तो यहां से कितना बनेगा 60 बनेगा ना। तो यहां जो इंटेंसिटी मिलेगी इस जगह पर, वो कितनी मिलेगी बोलो, 3I0/8 कॉस स्क्वायर 60 बराबर कितना, 3I0/8 चौको 32, अरे नहीं आया, 3I0/32। सवाल समझ आए, सवाल समझ आए पक्का। अब यही अंग्रेजी में लिख के आएगा सवाल, देखना, ये बना ले गए तो फिर सब बना ले जाओगे। ये देखो क्या बोल रहा है, टू पोलराइड्स P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, एक अनपोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है I0, इसको हमने पोलराइज किया तो यहां कितनी हो गई I0/2। अ थर्ड पोलराइडर P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 and P2। अच्छा P1 और P2 कैसे रखे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके बीच में एक तीसरा पोलराइड है, अरे है ना, जो यहां से कितना बना रहा है 45, तो ये इस वाले से भी कितना बना रहा होगा 45, बन रहा होगा ना 45, बन रहा होगा ना, तो यहां लाइट कितनी आएगी I0/2 कॉस स्क्वायर 45 दैट इज इक्वल टू I0/4, I0/4, और यहां जो आएगी वो कितनी होगी I0/4 कॉस स्क्वायर 45, मतलब 1/2, तो मतलब I0/8। तो आंसर क्या हो रहा है I0/8। समझ गए, समझ गए पक्का जी, कोई दिक्कत नो सर, बहुत अच्छा। अब ये सवाल देखिए, कह रहा अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज कितना 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एंड द अपर्चर ऑफ इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ इतना, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट, अरे ये तो डिफ्रैक्शन का सवाल है, ये तो लगा चुके हम लोग, ये तो लगा चुके। ये बताओ ये क्या करा, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एज दे आर, कौन सा ट्रांसवर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, लॉन्गिट्यूडनल और रिफ्लेक्टेड, बताओ कौन सी ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, अरे ऐसा थोड़ी होगा कि साउंड तुमको सुनाई नहीं देगा और साउंड की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कैसी वेव है लॉन्गिट्यूडनल, कैसी वेव है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप पोलराइज नहीं कर सकते, उन्हीं को पोलराइज कर सकते हैं जिनके वाइब्रेशंस जो है वो प्लेन के, उनके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है ना। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं भाई साहब, ब्रूस्टर्स लॉ। अभी ऐसे सवाल बना पाओगे पक्का जी। सोचो मान लो हम कहे, बताना, हम कहे कि ये यहाँ पे एक अनपोलराइज लाइट है, कैसी लाइट है अनपोलराइज, इंटेंसिटी कितनी है I0, कितनी है, यहां पर एक दूसरा पोलराइजर है जो इससे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ परपेंडिकुलर, एक तीसरा पोलराइजर है जो पहले वाले से 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो यहां पे I नेट बताओ कितना होगा, I नेट बताओ कितना होगा, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, बनाओ बनाओ, I नेट कितना मिलेगा,
ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, बोलो सेम। यहां पे क्या मिलेगा, I0/2, यहां क्या मिलेगा, I0/2 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60। क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्या बनेगा, cos 60 का वैल्यू कितना, 1/2 ना, I0/8। तो जो यहाँ 60 है वो यहां से कितना है, 30 है ना, तो आई नेट बराबर कितना हो जाएगा, I0/8 cos स्क्वायर 30। अरे क्लियर है क्या, cos 30 का वैल्यू 3/√3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3I0/32, सेम आएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बात तो वही हुई ना, 60 डिग्री पे रिस्ट्रिक्ट करके 30 डिग्री पे रोक लो पालो, या 30 डिग्री पे रिस्ट्रिक्ट करके 60 डिग्री पे पालो, बात तो वही हुआ। अरे बात समझे कि नहीं, हाँ। अच्छा सोचो एक और बात, अगर हम तुमसे कहें, देखो छोटा सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से बनाना। हम कह रहे हैं कि ये पोलराइजर 1 है, ऐसे दिया, एन अनपोलराइज्ड लाइट, एन अनपोलराइज्ड लाइट of intensity I0, of intensity I0 is polarized by, is polarized by two polarizers having 120 degree angle between them. Find I net, जो रे बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। P1 और P2 के बीच का एंगल है, दो पोलराइजर्स हैं, ठीक है ना, टू पोलराइजर्स हैं, TWO है। अरे बात समझे ना, एक का नाम हो गया पोलराइजर और एक का नाम हो गया एनालाइजर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री। कहां सोता है बे, पहली क्लास में भी सोता है, आखिरी क्लास में भी सोता ही रहता है तू। खच्चर कहेंगे, सोए तो माना खींच के एक चमाट, चश्मा सब बाहर आ जाए इनका। हाँ भाई, पोलराइजर 1 और पोलराइजर 2 के बीच का एंगल कितना है, 120। सोच लो, 30 डिग्री कि 60 डिग्री, 30 की 60, 30 की 60। ये गधा, ये बताओ, गजब खच्चर हो गए तुम लोग। ये तुम्हारे पास पोलराइजर है, ये तुम्हारे पास एनालाइजर है, ये एंगल है कितना, तो ये कितना होगा 60, तो एंगल तो ये देखा जाएगा ना जो 90 छोटा है। अरे भैया यहाँ 120 बना तो यहाँ 60 नहीं बनेगा, 30 बनाओगे। अबे पूरा 180 है ना, इतना 120 हो गया, तो ये कितना होगा 60, नहीं आया भाई। पोलराइजर 1 ऐसे रखा है, पोलराइजर 2 ऐसे रखा है, ये एंगल तुम्हारे पास कितना है 120, तो ये कितना होगा 60 होगा ना। तो अनपोलराइज लाइट पहले कितनी होगी, कैसे होगी, पोलराइज होगी, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आई नेट जब लिखूंगा तो मैं I0 लिखूंगी पहले, I0/2 cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू, तो क्या I0/8 हो जाएगा। अरे नहीं आया, ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ के फंसाएगा। कहता 150 डिग्री है तो कितना हो जाता, 30, कितना हो जाता, सवाल बना पाओगे, सवाल बना पाओगे, यस। अच्छा नेक्स्ट वन, दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ब्रूस्टर्स लॉ, BRE, ब्रूस्टर्स लॉ। इसने क्या बोला, इससे बोला कि अगर अपने पास एक कोई सरफेस है, क्लियर है ना, या स्लैब ले लिया है, इसके ऊपर एक लाइट पड़ रही है, ये बेसिकली वेव फ्रंट्स होते हैं, इनके वाइब्रेशंस दो प्लेन में है। एवरेज वाइब्रेशन को, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में दिखाया जाता है, ठीक है ना, कि जैसे I0 आ रहा है ना, टोटल इंटेंसिटी कितनी आ रही है I0, तो आधी इंटेंसिटी एवरेज जब निकालोगे तो आधी इंटेंसिटी एक्स एक्सिस में और आधी इंटेंसिटी वाई एक्सिस में, ये जब इसके ऊपर पड़ती है तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्या है आई। क्या ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल बेंड हो रहेगी, तो कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या अवे द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे क्लियर है क्या ये एंगल आर हो जाएगा, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी,
अरे जब तुम पानी में झांक के देखते हो तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है ना, क्यों दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है। तो भैया लाइट रिफ्लेक्ट हुई कितने एंगल से? आर से। कितने एंगल से? आर से। तो जब आर से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब आई से रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है ना, तो यहां जो वाइब्रेशन मिलता है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वाइब्रेशन हमको यहां पर मिल जाता है, और एक वाइब्रेशन फिल्टर हो जाता है। तो क्या बस एक ही वाइब्रेशन बचा जो प्लेन के अलॉन्ग है या प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे क्लैरिटी है ना? अब ये तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे पोलराइज नहीं होगी, बस कौन पोलराइज होगा? कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे पोलराइज नहीं होती। तो पहली बात यह है, पोलराइजेशन किसका होगा? रिफ्लेक्टेड रे गेट्स पोलराइज्ड। अरे क्लियर है क्या? और जिस जिस वाइब्रेशन में पोलराइज होती है वो क्या होते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लेन के अलोंग? देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ये लिख लो, whose vibrations are perpendicular to the plane of incident ray। अरे क्लियर है क्या? इंसिडेंट रे के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अरे होता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा तब होगा जब इट हैपेंस व्हेन क्या भाई? व्हेन एंगल बिटवीन कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे एंड कौन सी रे? एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाए? रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाए? 90 डिग्री। अरे बात समझ है? अरे क्लियर है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। तो सवाल पूछेगा बताइए एंगल कितना होगा। सवाल पूछेगा कि बताइए एंगल कितना होगा। ये कितना है? 90। ये कितना है? आई। तो आर कितना होगा? आर 90 माइनस आई। अरे यार गजब आदमी हो यार। आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस 90 माइनस आई, यही तो लिखूंगा। 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा? 90। 90 माइनस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस आई, तो क्या लिखोगे? 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। आर की जगह 90 माइनस आई, तो साइन आई बराबर कितना? म्यू साइन आर की कॉस आर। कॉस आई ना? अरे कॉस आई ना? तो बताओ टेन आई बराबर क्या मिलेगा? टेन आई बराबर म्यू, तो आई बराबर टेन इनवर्स म्यू। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या हो जाएगी? पोलराइज। और जिसके पोलराइजेशन का प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये हो रहा है। अरे क्लियर है ना? कहा भाग भाग खा के बैठे रहते हो क्या तुम लोग? पूरा एंगल कितना है ये? 90 प्लस आई। 180 में से 90 प्लस आई घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 180 में से 90 प्लस आई घटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो दोनों गुड जॉब, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अरे क्लियर है? बात समझे? यही दो टॉपिक पढ़ना है। ये क्या कह रहा? पोलराइजर इज यूज्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रोड्यूस अनपोलराइज्ड लाइट। मेन काम क्या है? प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। अरे क्लियर है क्या? अरे बात समझ पा रहे हैं? इतना ही है। मॉड्यूल मॉड्यूल खोलिए फटाक से जल्दी। ये वाला लाए कि नहीं? लाइट वाला ले आए ना? बस इतना ही था भाई, और कुछ नहीं है पोलराइजेशन में, बस दैट्स इट। ले आइए, दिखाइए भैया। पोलराइजेशन मॉड्यूल नहीं लाए हो ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लाए हैं तो देख लो, शेयर कर लो। हाँ भाई, पोलराइजेशन का पहला सवाल सुनिए मित्र। अरे मोबाइल फोन में खोल लो यार, मोबाइल फोन में भी तो होता है। क्या ही बात करते हो यार तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 108।
कह रहा लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी, हैव शॉर्ट वेवलेंथ, आर ट्रांसवर्स, आर ट्रांसवर्स। अरे क्लियर है ना? साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, क्योंकि साउंड वेव कैसी वेव है? जितनी बात बोल दी है सब सवाल उसी से बन जाएगा। कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स दैट कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ना? The angle of incidence at which the reflected light is totally polarized for reflection from air to glass, refractive index n, tan inverse n, tan inverse। critical angle for certain medium is sin inverse 0.6। समझ रहे? The polarizing angle of the medium is, polarizing angle for the medium is sin inverse, है ना? समझ पा रहे हैं क्या करना है आपको? पोलराइजिंग एंगल, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या म्यू यहां से निकाल सकते हैं? साइन सी बराबर क्या होता है? 1/μ ना? तो म्यू का वैल्यू 1/0.6 ना, 10/6, 10/6, 10/6 का मतलब 5/3, 5/3। म्यू किसके बराबर है? 5/3 के, 5/3 के ना। तो आई बराबर क्या होता है? tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स म्यू कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ नहीं आया तुम्हें यार? 1.667 चलेगा ना? क्या यार, क्या यार, कैसे गधा हो यार, एकदम से डर के गधा हुए तुम लोग, खच्चर गएंगे। बोल, क्या बोला? क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0.6। तो साइन सी बराबर क्या अपन 0.6 लिख सकते हैं? तो म्यू 0.6 की 1/μ 0.6, तो म्यू बराबर क्या 10/6 हो गया यार, मतलब 5/3 हो गया। अरे भाई ठीक है ना? और उसके बाद कितना? आई बराबर क्या होता है? tan आई बराबर म्यू, या आई बराबर डायरेक्टली क्या लिख लें? tan इनवर्स म्यू। म्यू की जगह क्या लिखोगे? 5/3 ना, 1.667। कौन सा आंसर होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 113, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे। सही है कि नहीं? पहला, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे, गलत। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस, गलत है ना? नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, चारों गलत है इसमें। सोचो, रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे, ये बात समझ आ गई? पहला सही है। दूसरा कह रहा रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे, गलत है ना? तीसरा कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड हैविंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अरे प्लेन ऑफ इंसिडेंस नहीं, गलत है, परपेंडिकुलर ऑफ इंसिडेंस। इसमें जो तुम ये देखे हो ना, ये होता है वाइब्रेशन हमको जो मिलता है। ये वाइब्रेशन प्लेन के अलोंग है या प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा, रिफ्रेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, चौथा भी गलत है। मतलब इसमें चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, पहला ही सही है ना? मतलब इसमें ए बी सी डी बनाया है, पहला चौथा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, ये पेयर बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूं इसमें बस एक ही सही है, 1, और सब गलत है, और सब गलत है। हाँ, ऑप्शन गलत दिया हुआ। देखो ये डायग्राम है तुम्हारा, देख रहे हो ना? जो वेक्टर्स हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के अलोंग नहीं है। जिसमें इंसिडेंट रे है उसके अलोंग नहीं है, गलत है ये, इसको सही कर लेना। लाइट ट्रांसमिटेड बाय निकोल क्रिस्टल, निकोल क्रिस्टल जो होते हैं वो भी पोलराइजर की तरह ही होते हैं, ठीक है ना? वो भी क्या करेंगे? पोलराइजेशन का काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, सर्कुलर पोलराइज्ड, इलिप्टिकल पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड। Polarized glass is used in sunglasses because it reduces the light intensity to half on an account of polarization. अरे समझ रहे हो क्या? A, it is fashionable, it is good, A is the right answer, ठीक है ना? अरे सुन 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 सुन, अगला देख, अगला देख, 116, 116। If the light is polarized by reflection, then the angle between the reflected ray and refracted ray is 90 degree. 90 degree ना? Which of the phenomena is not common to the sound and light waves? Polarization. An unpolarized beam of intensity I naught falls on the Polaroid. The intensity of the emerging light is
I naught by 2. Sound wave in air cannot be polarized because they are longitudinal. In the propagation of light wave, the angle between the direction of vibration and the plane of polarization is 90 degree, na? A ray of light strikes a glass plate at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the index of refraction is. अरे क्या लिखोगे? अरे भाई, a ray of light strikes a glass plate at 60 degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, तो क्या म्यू बराबर tan i हो जाएगा? अरे होगा ना, tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3. A is the right answer. अबे क्या सब बना लोगे यार? चलो आ जाओ, आगे पढ़ो. When an unpolarized light of intensity I naught incident on a polarizing sheet, the intensity of the light which does not get transmitted I naught by 2. Transmit I naught by 2 हुई, तो बची कितनी? I naught by 2. For the study of helical structure of nucleic acid, the property of electromagnetic radiation generally used is polarization. Polarization पढ़ रहे हो तो polarization ही आंसर है. क्या चीज? एक हेलिकल भी होता है, मतलब सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, वो सर्कुलर पोलराइज भी करता है और हेलिकली पोलराइज भी करता है. ठीक है ना? अगला पढ़ो. From Brewster's law of polarization, it follows that the angle of polarization depends upon wavelength of light, plane of polarization's orientation, plane of vibration orientation, none of these. Brewster's law for polarization, it follows that the angle of polarization depends upon the wavelength of light, plane of polarization orientation, plane of vibration. अरे यार पागल हो क्या? एंगल ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल यार. अरे बात समझे कि नहीं? कह रहा है नन ऑफ दी एबव. कौन सा आंसर है? ए आंसर होना चाहिए. वेवलेंथ ऑफ लाइट, म्यू क्या होता है? लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम. अरे क्लियर है ना? तो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा यार. अरे म्यू डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, तो म्यू पे कर रहा है तो वेवलेंथ पे नहीं करेगा. ए इज द राइट आंसर. ए ही सही है. इसका क्या दिया हुआ? 123 का डी दिया हुआ है पोलराइजेशन. हाँ डी पोलराइजेशन, ठीक है. हाँ भाई बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम, फिजिक्स तुम कह रहे हो बायोलॉजी बहुत अच्छे से आ गया. अच्छा चल इधर ध्यान दे, सुन. अरे कोई बात नहीं यार, तू रहने दे यार. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ब्रूस्टर्स एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. गलत है ना? ब्रूस्टर्स एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. द ब्रूस्टर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स. ब्रूस्टर एंगल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. गलत है ना? अरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करेगा ना भाई. एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम. डी डी डी, ठीक है ना? 126. हाँ अच्छा, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट ना? सी 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 सी. मैं इनकरेक्ट पढ़ रहा. हाँ इनकरेक्ट. अरे करेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट तो 3 तो है ना, गड़बड़ा गया था. सी क्या? ब्रूस्टर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ. पहला क्या कह रहा था? ब्रूस्टर एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. गलत हो गया. द ब्रूस्टर एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्या गलत हो गया? डिपेंड करेगा. सी कह रहा था ब्रूस्टर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स. सही है ना? हाँ सही है, सही है. सी सही है, डी भी गलत है. A ray of light incident on the surface of a glass plate and at an angle of incidence equal to Brewster angle, that is phi. ठीक है ना? If mu represents the refractive index of glass with respect to air, then the angle between reflected ray and refracted ray is 90 degree. अरे है. In case of linearly polarized light, the magnitude of electric field vector do not change with time, varies periodically with time, increases and decreases linearly with time in parallel to the direction of propagation.
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है ना, तो डू नॉट चेंज विथ टाइम। अरे क्लियर है ना? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां टाइम के साथ चेंज होगा यार, वो तो जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ मटेरियल इज 60 डिग्री द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। मतलब म्यू बराबर क्या 1060 हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल क्या निकाल सकते हो, म्यू मिल जाएगा। म्यू बराबर क्या 1060, 1060 बराबर क्या लिखोगे, सी बाई वी। अरे म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। When unpolarized light beam is incident from air onto a glass of n equals to 1.5, the polarizing angle. Reflected beam is polarized 100%. Reflected and refracted beams are partially polarized. The reason for option A is that almost all the light is reflected. D, all of the above. Reflected beam is polarized by 100%. अरे भाई पोलराइजेशन पूरा हो रहा है, उसमें कुछ भी अनपोलराइज्ड लाइट नहीं है, पहला सही है। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर पार्शियली पोलराइज्ड, गलत है। सी भी गलत है। अरे क्लियर है ना? पोलराइज इस वजह से हो रही क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। जब लाइट एक ऐसे डेंसर सरफेस से टकराती है, डेंसर मीडियम है ना, ये कैसा मीडियम है, रेयर है, तो ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस शो करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, ए, रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज्ड बाई 100%। ऐसे ही 1.30 है, आराम से लगा लेना, सब लग जाएगा अब यार, अब सब लग जाएगा लगाना। ये देखो कह रहा टू निकोल प्रिज्म, वही जो पोलराइजर होते हैं ना, पोलराइजर और एनालाइजर, उन्हीं का नाम निकोल प्रिज्म होता है। टू निकोल्स आर ओरिएंटेड विद दीज प्रिंसिपल प्लेन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 degree. The percentage of incident unpolarized light which passes through the system is बोलो। कह रहा टू निकोल्स आर ओरिएंटेड विद द प्रिंसिपल प्लेन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक से लाइट निकली, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, I नॉट बाई, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री ना, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 60। cos 60 का वैल्यू 1/8 मिलेगा। अनपोलराइज का कितना था I नॉट, और उधर कितना मिला 1/8, क्या 12.5%? अबे नहीं आया, 100 का 1/8 पार्ट तो 12.5 ही होगा ना। हेलो, हाँ बताइए। मैम डिवाइस, हाँ सब करवा दिए थे, आपके यहाँ से कोई आया ही नहीं, तो मैं बैठ के इंतजार थोड़ी करूंगा, मैं छोड़ दिया घर। दोबारा कॉल मत करिएगा, बस 50 बार बता चुका हूँ यार, साले 20 बार फोन करता है। अरे समझ आया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 12.5%। सेम एज वही, टू पोलराइड्स आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर द इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। व्हाट इज द ट्रांसमिटेड रे, what fraction of incident unpolarized light is transmitted? पहला I था, I का कितना हो गया, I/2 हो गया, I नॉट का I0/2 हो गया, बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री ना, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3 का क्या 3/4 हो जाएगा, क्या 3 I0/8 हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अरे यार बिना पेन चलाए बनने वाली चीजें यार ये। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 पढ़, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ऑफ ग्लास प्लेट एट ब्रूस्टर्स एंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ भाई, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर कंप्लीटली पोलराइज्ड विद देयर प्लेन्स। जबरदस्त सवाल है, कौन सा, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर कंप्लीटली पोलराइज्ड, क्या दोनों पोलराइज होते हैं? रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर कंप्लीटली पोलराइज्ड विद देयर, ये भी गलत है। The reflected light is plane polarized, but transmitted light is partially polarized. गलत है। The reflected light is partially polarized, but refracted light is plane polarized. गलत है। अरे reflected and refracted rays are completely polarized. रिफ्लेक्ट क्या दिया हुआ है इसमें भाई, क्या दिया, सी दिया हुआ है क्या, सी दिया हुआ है,
बट पार्शियली पोलराइज होता नहीं है, इंटेंसिटी कम हो जाती है थोड़ी, तो हो सकता है बोल दिया हो कि पार्शियली पोलराइज हो जाती है, ठीक है ना। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है ना। एक ही में कह रहा है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड है, तो सी सही होगा, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 134, रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। अरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, कर सकते हैं। अच्छा कहीं तुमको ये तो नहीं लग रहा सर रेडियो वेव सर साउंड वाला है, साउंड वाला रेडियो है, ऐसे लगा था ना, अरे गधा। क्या होगा, रेडियो वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बोथ assertion and reason is true. An assertion is the complete explanation of reason. Reason is the correct explanation of assertion. A ray of light falls on a transparent slab of mu दे रखा है 1.732. If reflected and reflected light mutually perpendicular, the angle of incidence is 60 degree. Sin 60 का वैल्यू tan 60 क्या √3 होता है, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है. It follows Brewster's law tan theta p equals to mu p, where theta p is the polarizing angle. Assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. कितना सवाल हो गया भैया, 108 से लेके कहां तक बनाए हैं, 135 तक, मतलब लगभग 27 सवाल. अरे क्लियर है ना, यही था आपका पूरा पोलराइजेशन. तो अरे भाई तुम लोग बनाए हो यार, कहा हमारी इतनी हिम्मत. चलिए आइए, तो यस सर, कितना टाइम हो रहा है, बहुत है, 45 मिनट है. लिखना घर, करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखने का टाइम दूंगा पूरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा लिखने का टाइम दूंगा, आराम आराम से लिखवाऊंगा, टेंशन मतलब. अब पोलराइजेशन में क्या लिखोगे यार, इतने सारे सवाल तो बना लिए. हाँ बच्चा, पोलराइजेशन इसमें करंट में ना, हाँ हाँ आराम से, आराम से लिखना भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं. मोटा मोटा 2 लेक्चर पीछे चल रहे हो तुम लोग बैच 1 वालों से, बैच 2 वालों से. हाँ वही ना, और 2 दिन हमारा क्लास छूटा था, वही 2 दिन पीछे हम लोग, कोई बात नहीं. हाँ बच्चा, क्वेश्चन. अरे पागल हो क्या, वो तो कभी संभव ही नहीं है. चलो बच्चा सुनो, ए भैया ए भैया ए, बस पेशेंस रखो, शांति सुनो, बहुत आसान चैप्टर है, एकदम सस्ता. इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, और इसको लिखा जाता है dq बाई dt. इसको पढ़ते हैं क्या, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. हाँ भैया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना. अच्छा आपके हिसाब से ये कौन सी करंट है, इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज, गनीमत है. अच्छा ये बताइए, क्या आई एवरेज को हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं. एसआई यूनिट क्या होगा करंट का, कूलम. वाह वाह रे दीदी, चार्ज पर कूलम ना, बहुत बढ़िया, गजब. चार्ज पर कूलम तुझे क्यों लगा, अच्छा चार्ज का कूलम बोला था तूने, अच्छा ओके. फंडामेंटल यूनिट होती है, पहली बार फिजिक्स में 7 तो फंडामेंटल में, एक तो करंट भी था, एम्पियर था ना. हाँ. अच्छा क्वांटिटी कैसी, स्केलर की वेक्टर. अच्छा कुछ लोग टेंसर भी लिखवाते हैं, बट करंट टेंसर होती नहीं है भाई, स्केलर होता है. हाँ मतलब थोड़ा सा टेंसर की बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है ना. तो टेंसर टेंसर बहुत अलग चीज है, तो वैसे किताबों में थोड़ा टाइम पास कर देते हैं अपने अपने वाले आधी अधूरी डेफिनेशन देख के, ठीक है ना. तो देखो एक बात समझना,
क्वांटिटी कैसी हो गई? स्केलर। अच्छा, अगर हम एक बात कहें कि I बराबर अगर आपके पास डी क्यू बाई क्या है dt, तो क्या डी क्यू बराबर आई डी टी भी लिख सकते हैं? कोई बुराई नहीं है। तो इससे क्या टोटल चार्ज ट्रांसफर बराबर मिल जाएगा आई डी टी? अरे मिल जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक बहुत छोटा सा सवाल दे दें, हम आपसे कहें कि आपको Q बराबर दे रखा है 3t² माइनस 2t। क्या दे रखा है? 3t² माइनस 2t। हम आपसे कहे कि आप बताइए करंट पहले एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पहला सवाल 2 सेकेंड है, 20 सेकेंड नहीं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और दूसरा सवाल पूछे हैं आप I बताइए फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक। तो क्या लिखेगा बोलिए? ये A है और ये B है, तो पहले A निकाल दें। A निकाल दें, क्या लिखिएगा भैया? I बराबर क्या? डी क्यू बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा? 6t माइनस 2। 6t माइनस 2, टी की जगह क्या रख दें? 2। तो 6 दूना 12, 12 में से 2 गया तो क्या भी तुम लोग 4 4 चिल्ला रहे थे वे? हाँ भाई, 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर ना। अच्छा, अब हमसे पूछा है आई निकालो कहां? 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक। तो पहले पता है आप क्या करोगे? क्यू निकालोगे एट टी इक्वल्स टू 0। क्यू कितना होगा? कितना होगा? 0। एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्यू कितना होगा? क्यू कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 चाहते हैं 12, 12 माइनस 4, तो ये कितना हो गया? 8। तो अब यहां पे लिखोगे आई एवरेज दैट इज 8 माइनस 0/2 दैट इज इक्वल टू कितना? 4। अच्छा, ये वाला 4 बोले थे। ओ, समझ गए? समझ गए? चलो फटाक से लिखो इसको, जल्दी लिखो, लिखो 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 लिखो। लिखना है भैया, लिखना है, लिखो लिखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखो। एक एक स्लाइड रुक के लिखवा देंगे, लेकिन जल्दी लिखना पड़ेगा भाई। काहे गुस्सा रहे हो भाई? लिखो तुम, हम रुके हैं तुम्हारे लिए भाई। उसके कहने से आगे नहीं बढ़ जाएंगे, चिंता मत करो। बन गया? नहीं बनाना। लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट नोट करो। इस संडे टेस्ट है? हाँ, बड़ी सैटरडे है ना? सैटरडे है, सैटरडे मंडे को मैं सैटरडे को है, और संडे को 26 जनवरी है। ठीक है, तुम लोग के जीवन में तो 26 जनवरी का इतना कोई महत्व तो है नहीं। तो बढ़िया 26 जनवरी को पूरा दिन, खाली 26 जनवरी पूरा दिन बैठ के फिजिक्स पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना। खाली फिजिक्स पढ़ो 6-7 घंटा। और पता है क्या पढ़ोगे? पहले टेस्ट का अच्छे से रिव्यू कर लेना। रिव्यू करने के बाद पूरा रे ऑप्टिक्स और पूरा वेव ऑप्टिक्स मॉड्यूल का एक एक सवाल लगा जाना। एक एक सवाल, कुछ मत छोड़ना। क्योंकि जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर उसको अभी खत्म होने से पहले 1-2 बार कर लोगे ना, तो लास्ट टाइम में तुमको उसको पढ़ने का मन करेगा। अदरवाइज आखिरी मोमेंट में रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स पढ़ने का मन नहीं करता है लोगों का। 90%, 95% लोग जो फिजिक्स के टॉपिक्स छोड़ के जाते हैं, मैं उसमें बता दे रहा हूं, वेव्स, एसएचएम एंड वेव्स का वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, कुछ इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटेंस तो लोग छोड़ते ही हैं, और उधर रोटेशनल मोशन। ईएम वेव्स में कुछ है ही नहीं यार, रोटेशन तो बहुत छोड़ते हैं। मैकेनिक्स में रोटेशन तो बहुत छोड़ते हैं। हाँ, रे और वेव भी छोड़ते हैं, वेव्स भी छोड़ते हैं लोग, साउंड वेव्स, वेव्स ये भी छोड़ते हैं लोग। हाँ, वेव ऑप्टिक्स, वेव छूट जाता है तो वेव ऑप्टिक्स समझ लो छूटा ही है वो।
अभी तुम लोगों के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं, मतलब वो वैसे तो वो जो टेस्ट सीरीज होगी वो ऑल इंडिया होगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि बनाएंगे हम ही, पूरा सेट हम ही तैयार करेंगे पेपर का, हमारे ही गाइडेंस में तैयार होगा, और वो वही सेम पेपर ऑल ओवर इंडिया होगा। लगभग लगभग टोटल मान के चलो कुछ नहीं होंगे 17-18 हजार बच्चे जो उस टेस्ट को दे रहे होंगे, यहाँ से लेके तमिलनाडु तक। तो देख लेना, थोड़ा अच्छी तैयारी करके आना, ठीक है ना। फुल सिलेबस होगा, पार्ट टेस्ट भी होगा, पहले पार्ट टेस्ट होगा फिर फुल होगा। अभी तो जो प्लानिंग है वो 4 पार्ट टेस्ट की है और 10 फुल टेस्ट। हाँ बिल्कुल यार, पार्ट टेस्ट में ऐसे होगा ना कि पूरा 11th आ गया, एक पार्ट में 11th का आधा, एक पार्ट में 11th का बचा हुआ आधा, फिर एक में 12th का आधा, 12th का बचा हुआ आधा, इससे तुम्हारा पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने सोचा है कि 2 टेस्ट और इसमें बीच में लगाने के लिए, देखते हैं टेस्ट के स्लॉट्स क्या होते हैं, डेट्स क्या होते हैं, उसके हिसाब से कि एक टेस्ट करा दिया जाए, पार्ट टेस्ट पूरा 11th का, एक पार्ट टेस्ट पूरा 12th का, फिर फुल लेंथ में एंटर किया। अब चलेगा, पूरा अप्रैल तुमको एंगेज करके रखेंगे, टेंशन मतलब। अप्रैल भर टेस्ट कराएंगे, मतलब हर हफ्ते में 2 टेस्ट से 3 टेस्ट तो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है ना। हाँ एक हफ्ते में, यस। अरे भाई अप्रैल में अगर तुमने एक हफ्ते में 2 टेस्ट नहीं दिया तो तुम तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाओ भाई फिर। बिल्कुल होता है भाई, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो डेली टेस्ट देते हैं। पिछली बार दिए थे डेली, डेली, तब भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो आता भी नहीं था। अच्छा बोर्ड भी तो था, तुम लोग 12वीं क्लास वाले हो गए, अभी नौसिखिया आदमी हो तुम लोग, अभी अभी तो 2-3 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। अब तुम लोग लाइट का इंतजार करो। सुनना भैया, सुना 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 सुना, एक और बात सुन लो, देखो अगर मान लो हम तुमसे कहें कि आई बराबर तुमको दे रखा है 3t² माइनस 4t, 3t² माइनस 4t, हम कहे चार्ज बताओ टू टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो आई बराबर क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू किसके बराबर, किसके बराबर, आई डी टी ना। आई कितना है 3t² माइनस 4t, और यहां हो गया डी टी, लिमिट 0 से लेके 4 तक, तो 3t³ बाई 3 प्लस माइनस माइनस 4t² बाई 2, लिमिट 0 से लेके 4 तक, 3 से 3, 4 चौको 16, चौको 64, माइनस 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 दूना 32, तो कितना आ गया 32 कूलम। अरे क्लियर है, आई बराबर, तुम लोग को तो दिख नहीं रहा होगा, एम्पियर, क्यू बराबर, क्यू बराबर 32 कूलम। क्या बोले, कुछ नहीं यार, आई बराबर दिए 3t² माइनस 4t, आई बराबर क्या 3t² माइनस 4t, तो क्यू टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 4 सेकेंड, तो आई बराबर क्या डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, आई डी टी, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर। समझ आया, कठिन लग रहा है कुछ नहीं, ये सवाल बना दो, सवाल बनाओ। आई बराबर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा वहां, लिखो आई बराबर, आई इक्वल्स टू 20t प्लस 8t², आई बराबर 20t प्लस 8t²। अरे गधेड़े, अल्फा नॉट और बीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है। आई बराबर 20t प्लस 8t², फाइंड द चार्ज, निकालना इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में चार्ज, 15 सेकेंड में चार्ज, यस 15 सेकेंड में चार्ज। इतना पावर कट हो रहा है यहां पर, लगता ही नहीं कि राजधानी है। हाँ 260 कूलम, अरे गधा 260 तो कभी आएगा ही नहीं, दोनों में प्लस लगा हुआ, यही 20 है, t² कर दिया 15 15 एम 225, वैसे ही हो गया। पहला है, हाँ ठीक है, 11,250, 250, क्या भी डिफरेंशिएट कर दिए हो क्या, डी क्यू निकालना है ना, तो डी क्यू बराबर क्या होगा, आई डी टी, आई कितना है
20t प्लस 8t² dt। इंटीग्रेट कहां से कहां, 0 से लेके 15। हाय लाइट आ गई। जा गदा दास। तो कितना हो जाएगा, 20t² प्लस 8t³ लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 15 तक। तो कितना हो जाएगा ये, 2 में 20, 15 15 में 250, 225, 2250 तो यही हो गया। 2250 से बड़ा ही होगा, तो एक ही बड़ा है इससे। अरे है कि नहीं है, बस आगे क्या करोगे यार। 8 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15, 5 40, 15 45, जो 225, 225 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 10,000, 9,000, 9,000 हो जाएगा ना, 9,000 हो जाएगा ना। तो 9 2 11, 11,250 कुल इतना चार्ज होगा। अब ये सवाल बना लोगे, छोड़ दूं, अरे छोड़ दूं, होमवर्क छोड़ दूं। हाँ ये सवाल बनाओ। A non-conducting wire of radius r has charge q distributed unevenly over it. If it is rotated with an angular velocity omega, the equivalent current will be I equals to। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जब एटम के चारों तरफ गोल गोल घूमता है तो करंट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, करता है भाई। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था ना करंट की प्रोपोर्शनैलिटी, I equals to q by t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो उसी एटम की वजह से, क्योंकि एटम गोल गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएट कर रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। कोर जो धरती मैया का अपना मैग्नेटिज्म है ना, वो अर्थ के कोर की वजह से है। जानते हो कोर बहुत तेज स्पीड से गोल घूमता है, तो उसके अंदर बहुत सारे मोल्टन मेटल्स हैं जो गोल गोल घूमते हैं, जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक फील्ड है जो धरती मैया के चारों तरफ है, जो हमको सन से आने वाले सोलर फ्लेयर से बचाती है। वरना जैसे मोबाइल फोन से बात कर ले रहे हो ना, सन बहुत खतरनाक चीज है, सोलर फ्लेयर्स और खतरनाक है। तो सन का बस, सन की वहां से उड़ा हुआ एटमॉस्फेयर से उड़ा हुआ डस्ट है बस केवल। समझ रहे हो ना, क्या आंसर आएगा इसका, 0 सी। अरे टाइम पीरियड क्या होता है, अरे चार्ज बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। चार्ज क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। टाइम पीरियड कितना जी, 2 पाई अपॉन ओमेगा ना। अरे आर छोड़ो ना यार, 2 पाई अपॉन ओमेगा, बस खत्म बात। तो क्या हो गया, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अरे भाई जब मान लो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास रिंग था ना, ये जब पूरा एक चक्कर काटा है तो इस पर लाई करने वाले हर एक चार्ज पार्टिकल ने एक चक्कर काटा है ना। टोटल चार्ज कितना है, क्यू। सबको एक चक्कर काटने में कितना समय लगा है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर ये कितने से गोल घूम रहा है, ओमेगा से, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी नहीं करा जा रहा है तुम लोगों से। बहुत कठिन सवाल हो गया आया। टाइम पीरियड, अरे भाई कोई भी चीज अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से गोल घूम रही है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा घुमा दिया तो क्या होगा आंसर, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। और सुनो अगला टर्म क्या है भैया अपना, करंट डेंसिटी। क्या भाई साहब, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, चलो करंट डेंसिटी को ना अभी बाद में रखते हैं, करंट डेंसिटी को नीचे ले आते हैं, इसको पढ़ेंगे अभी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, हाँ उसके बाद करंट डेंसिटी। ठीक, चलो सुनो बच्चा, यहाँ अरे ये क्या होगा भाई, हाँ सुनो 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 सुनो, सुनो ध्यान। अगला हिस्सा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। क्या भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। सुनना ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान पार्ट है। हाँ कंसेप्चुअली समझोगे तो ये आगे तुम्हारे असर्शन रीजन सब आसानी से बनवा देगी। सोचो अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, जानते हो, जानते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बहुत अंतर होता है। सुनो, यहां पे हम एक बैटरी लगाई कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। इसका मतलब क्या होता है,
ओम्स लॉ का नाम सुने हो कभी? V इक्वल्स टू आई आर, सुने होगे नहीं? हम कह रहे हैं यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कितना है V, तो इसका मतलब है इधर V होगा और इधर कितना होगा 0। क्लियर? अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 2V तो यहाँ क्या लिखेंगे V, अगर यहाँ 3V तो यहाँ 2V, अगर यहाँ -2V तो यहाँ -3V। अरे क्लियर है ना? क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितने वोल्ट होना चाहिए? V वोल्ट। तो V में से 0 घटाओगे तो V, 2V में से V घटाओगे तो V, 3V में से 2V घटाओगे V, -2V में से -3V घटाओगे तब भी क्या बचेगा? V। अरे क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, ये अपने पास स्टोरी होती है। अब सुनना, यहां पर V वोल्ट है, यहां पर भी कितना होगा V, यहां पर 0 है, यहां पर कितना होगा 0। अरे क्लियर? ये हम इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। अच्छा, आज तक कभी ये नाम सुने हो, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है, तुम्हारे हिसाब से करंट ऐसे ही जाएगी? यहां कैसे करंट दौड़ रही है? दोनों पोटेंशियल बराबर है तो करंट कैसे दौड़ी? हाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम सुने हैं बस सर, कुछ तो होता है, बोलेंगे जरूर सर। बोल, यहां पे वोल्टेज कितना है V, यहां पर भी कितना है V, दोनों जगह वोल्टेज सेम है, फिर भी करंट दौड़ रही है, कैसे? बोलो बोलो बोलो। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ये सब सवाल आज तक कभी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आया? ये गधा भाई, यहां भी वोल्टेज V है और यहां भी वोल्टेज V है, दोनों पे पोटेंशियल सेम है, फिर भी करंट कैसे फ्लो कर रही है? हम क्या पढ़ते हैं? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो इसमें समझ आता है कि इसमें करंट दौड़ रही है क्योंकि ये हायर पोटेंशियल और ये कौन सा पोटेंशियल है? लोअर। लेकिन इसमें करंट कैसे दौड़ रही है? ये लोअर है, ये भी लोअर है, 0 0 है। क्या 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 क्या? हाँ, ये कनेक्टिंग वायर है ना, तो भाई इसमें करंट कैसे दौड़ी? अगर भाई करंट हमेशा कैसे दौड़नी चाहिए? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पहला सवाल तो यही पैदा हो गया। अगर मैं कह रहा हूं दोनों जगह पोटेंशियल सेम है तो करंट तो जा रही है, यहां से यहां जा रही है ना, कैसे जा रही है? यहां से यहां जाने का वजह है कि ये हायर पोटेंशियल और ये कौन सा पोटेंशियल है? लोअर। लेकिन यहां से यहां क्यों गई? ये क्या है? सुनो हम बताते हैं, हम बताते हैं, सुनो। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होता है 0। क्या होता है? 0। और ओम्स लॉ पढ़े होगे, V इक्वल्स टू आई आर। अगर I 0 हो गया तो V भी कितना हो गया? 0। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा क्या 0 हुआ है? R ना, I 0 है नहीं, I क्या है? नॉन जीरो। I क्या है? नॉन जीरो। जीरो हो नॉन जीरो हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट दौड़ जाएगी, जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट दौड़ जाएगी सेम पोटेंशियल पर ही। नहीं आया? हम क्या लिखे? V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। मतलब यहां V तो यहां भी V, लेकिन करंट 0 है। करंट 0 है नहीं, V 0 होने का कारण क्या 0 होना है? R 0 होना है। अरे यार, इतने गधा कैसे हो सकते हो यार तुम लोग? यहां करंट क्यों दौड़ी? क्योंकि ये क्या है? कनेक्टिंग वायर, इसका रेजिस्टेंस 0 है। क्या 0 है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 0 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक पूरा फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना, यहां और यहां दोनों लेवल बराबर है, पानी समझना, यहां और यहां पानी का लेवल बराबर है, बराबर है ना। हमने यहाँ पे एक होल कर दिया, क्या पूरी टंकी खाली हो जाएगी? क्या यहाँ का पानी यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको दिख रहा है कि यहाँ के नीचे लोअर एनर्जी है, यहां से यहां जाने के लिए उसको कोई डिफरेंस की जरूरत नहीं है नहीं है ना। बस जैसे पानी दौड़ता है वैसे करंट दौड़ती है। करंट को विद्युत धारा बोलते हैं हिंदी में, नाम सुना हो ना? तो धारा है, तो जैसे पानी बहेगा वैसे करंट बहेगा। तो इन दोनों में अब आज के बाद कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है फिर भी करंट दौड़ गई, तो क्यों दौड़ गई? क्योंकि क्या 0 है? रेजिस्टेंस। क्या 0 है? रेजिस्टेंस। अब सोचो, क्या कंडक्टर होगा तो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर, बहुत बढ़िया सर। अब ये बताइए, अगर हम कहें कि यहां पर एक की लगी है, क्या लगी है भाई साहब? की, और की ओपन है। की कैसी है? ओपन है।
क्या इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होंगे कि रुके होंगे? बैठ गया था। इलेक्ट्रॉन्स कभी रुकते हैं? रुके होंगे। गाधा। तो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होंगे लेकिन उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अरे क्लियर है ना? दौड़ रहे होंगे लेकिन उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है ना? तो हम यहां पे लिखें when the key is open, average velocity of electron will be equal to 0. एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे? u1 plus u2 plus so on un divided by n that is equal to 0. यही तो हो गया। सबकी एवरेज वेलोसिटी u1 थी, u2 थी, un थी, सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की u1 u2 un थी, हमने एवरेज किया तो किसके बराबर रख दिया? 0। अब हम कह रहे हैं when the key is closed, when क्या बोला? when the क्या बच्चा? की इज क्लोज्ड। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे क्या होगा समझना। ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये इसके कनेक्टिंग वायर्स है। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है? यहां पर बैटरी लगी है, इधर हमारे पास की लगी है और हमने की को कर दिया क्लोज। देखो यहां बीच में बिंदी नहीं है ना, बिंदी नहीं होने का मतलब की कैसी है? ओपन। यहां कैसी की हो गई? क्लोज। यहां पे वोल्टेज V, यहां पर V, यहां पर 0, यहां पर 0। तो ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है ना? कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 0। इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है? 0। लेकिन करंट 0, करंट 0 है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें करंट दौड़ेगी। अरे ये बात तो जानते हो ना, करंट ऐसे ही तो दौड़ती है। इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ेगा? सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे दौड़ेगा? सीधा? सीधे नहीं, बहुत क्राउडिंग है। दौड़ेगा ऐसे ही, लेकिन दौड़ेगा ऐसे ही बट थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ड्रिफ्ट कर गया। क्या कर गया? ड्रिफ्ट कर गया। इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट किया, अदर इलेक्ट्रॉन सब ड्रिफ्ट करते गए, ड्रिफ्ट किए। अब हम कह रहे हैं कि ये बताओ, ये ड्रिफ्ट किए हैं क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लगा है, कोई ना कोई खिंचाव पैदा हुआ होगा तभी तो ड्रिफ्ट करेगा। भाई इसके पहले भी तो दौड़ रहा था ना, अभी आगे खिसक गया। क्यों आगे खिसका? क्योंकि खिंचाव मिला होगा। कैसे? यहां पे कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव, और यहां पर कैसा? नेगेटिव। वैसे ऐसा होता नहीं है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? -eV। और यहां पे कितनी होगी? 0। कौन बड़ी? कौन बड़ा? 0। कौन बड़ा? कौन बड़ा? 0। -eV छोटा है ना? अरे ये मॉडर्न में भी समझाए थे यार। -eV छोटा है। क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर दौड़ जाएंगे? ये हायर एनर्जी है और ये कौन सा एनर्जी है? लोअर एनर्जी। अरे पढ़ाए थे सेमीकंडक्टर्स में यार। और करंट किधर दौड़ जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इनके बीच में क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? तो एक बच्चे ने सवाल पूछा मेरे से, जब बहुत पहले की बात है, ये 2017 18 19 की बात है, 17 18 के टाइम पे, कि सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा दिया? बोलो बोलो बोलो। मैं कहता है इंड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर, जो 0 होती है, उसके पीछे का कारण है कि वहां जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से। और यहां ये फील्ड इस फील्ड का कारण क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर हायर पोटेंशियल और यहां पर लोअर पोटेंशियल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चाहे वैक्यूम हो, चाहे एयर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे नॉन कंडक्टर हो। अगर कहीं भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अरे बात समझ पा रहे हैं? हाँ। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? कैसे लगाएगी भाई? किधर लगाएगी? इधर, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में? इधर लगाएगी ना। कितना? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है। यही एक फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपको पता रहना चाहिए। F इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा? E इंटू ई। अरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? E ना। और क्या नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन बराबर क्या लिख लू? ई बाई एम। एक्सलरेशन की जगह क्या लिख लू? ई बाई एम। अब सोचो, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन इसी एक्सलरेशन से एक्सलरेट होगा? अरे होगा ना, होगा ना। नहीं समझ आया? आया? अब देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसे लेके जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे, खूब ज्यादा भीड़ है। मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिली और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि तुम भागो।
मैं भागा, लेकिन मेरे सामने एक बगल में और एक इलेक्ट्रॉन खड़ा था, क्या मैं उसे टकराया? तो मैंने उसको एनर्जी दे दी, मैंने उसको एनर्जी दी। समझना ध्यान से, इसी पे कॉन्ट्राडिक्शन है। एक एक बात बहुत ध्यान से समझोगे तभी असर्शन रीजन सही से हिट कर पाओगे। अब मैं टकराया एक इलेक्ट्रॉन से, टकराया, अब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली कि नहीं मिली? एनर्जी मिली ना। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? भागेगा। मुझसे टकराने के बाद क्या मुझसे एनर्जी लिया? और वो भी भागा, और भागते फिर टकरा गया। टकराया ना, टकराया ना। कितनी देर तक वो ड्रिफ्ट हुआ? मेरे टकराने के जस्ट बाद और आगे टकराने से जस्ट पहले, क्या इतनी देर ही ड्रिफ्ट हुआ? समझ नहीं आया? आया ना? ड्रिफ्ट तो इतनी देर ही हुआ ना। उस ड्रिफ्टिंग में जो समय लगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? सुनना, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? अब सोचो, रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट करते हैं, लेकिन क्या समझे रिलैक्सेशन टाइम का? पहले से टकराने के जस्ट बाद और दूसरे से टकराने के जस्ट पहले, क्या इतनी देर में ड्रिफ्ट किया है? तो इसको क्या अपन बोल सकते हैं? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। पहले से टकराने के जस्ट बाद और दूसरे से टकराने से जस्ट पहले। तो अपन क्या लिखें? बोल 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 भाई, बोल भाई, क्या लिखें? बताओ। टाइम इंटरवल बिटवीन, समझ आ रहा है क्या? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electron is known as relaxation time। क्या यही वो समय है जिसमें वो ड्रिफ्ट हुआ है? ठीक है ना? तो मान लो अगर हम कहे पहला इलेक्ट्रॉन है, उसकी रफ्तार थी u1, कितनी थी? u1, और जब ड्रिफ्ट हुआ तो रफ्तार कितनी हो गई? v1। तो v1 इक्वल्स टू क्या लिख लें? u1 प्लस a इंटू टाउ1 लिख सकते हैं। v2 क्या लिखेंगे? u2 प्लस a इंटू टाउ2। क्या इतनी देर देर तक तो ड्रिफ्ट हो पा रहे हैं? तो सेम एज vn क्या लिखोगे? un प्लस a इंटू टाउ एन। अरे लिखोगे ना? हम कह रहे हैं सबको जोड़ दो, सबको क्या करो? जोड़ो। तो क्या लिखोगे? v1 प्लस v2 प्लस vn इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस un प्लस a इंटू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन। अरे क्लियर? अब हम कह रहे हैं सबको n से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे वो एवरेज में कर पाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन की बात हम इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने नंबर में है कि उनके नंबर को हमारे कंट्रोल करना बस की बात नहीं। तो हमने कहा कि हम एवरेज कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या ये एवरेज रफ्तार हो जाएगी? या इनिशियल एवरेज रफ्तार कितनी थी? इनिशियल एवरेज रफ्तार कितनी थी? 0। अरे थी कि नहीं थी? अरे नहीं आया यार, आया? तो ये सोचो, मैं इसी पूरे प्रोसेस को क्या ऐसे लिख सकता हूं? V एवरेज बराबर A इंटू टाउ एवरेज। बोलो 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 बोलो। V एवरेज बराबर कितना? A इंटू टाउ एवरेज। क्यों? ये सब किसके बराबर हो गया? 0। अरे हो गया यार, नहीं आया? समझ आया? तो V एवरेज कितना हो गया है? A इंटू टाउ एवरेज। अच्छा सुनो, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या निकाले थे? ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज को लिख लेते हैं टाउ। क्या लिख लेते हैं? टाउ। अरे क्लैरिटी है ना? तो ये बताओ वीडी का फॉर्मूला क्या मिल गया? ई बाई एम इंटू टाउ। अच्छा, जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म, तो ऐसे लिखते हैं वीडी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ ई बाई एम इंटू टाउ। बता सकते हो माइनस क्यों है? क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है? किसका किसका? ड्रिफ्टिंग का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और ड्रिफ्ट उसके ऑपोजिट हो रहा है, तो इसी वजह से क्या आया है? नेगेटिव साइन। नहीं आया यार? आया? देख लो, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? क्या भाई? बोलो। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट्स दैट द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्लैरिटी है भैया? समझ गए? देख लो,
पल्ले पड़ा? सोचो, अब ध्यान से सुनना। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर था, देखो इस कंडक्टर में हमने यहां पर एक बैटरी लगाई है, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? V। क्या 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 क्या? आराम से बोलो तो मुझे समझ आएगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। हाँ, इंडिविजुअल वेलोसिटी है भाई, वो इंडिविजुअल वेलोसिटी है, हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ब्राउनियन मोशन तुम कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ भाग रहा हूं, लेकिन फिर मैं आके वहीं रुक जा रहा हूं, तो मेरा एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0। मेरी एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो मैंने कोई वेलोसिटी, मैंने कोई एवरेज कुछ प्रोसेस नहीं किया, मैंने एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? 0। तो करंट कितना हो गया? 0। समझे ना? मेरी इंडिविजुअल वेलोसिटी जो है वो 10⁵ के रेंज में है, वो किसमें है? बात समझ रहे हो ना? मेरी इंडिविजुअल रैंडम मोशन जो मैं कह रहा हूं उसको ब्राउनियन स्पीड बोलते हैं। बात समझ रहे हो ना? मैं कितना भी चल फिर रहा हूं, कहीं भी घूम फिर रहा हूं, लेकिन मैं आके कहां रुक रहा हूं? जहां से मैं चला था। तो मेरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो मैं कोई करंट प्रोसेस नहीं करूंगा। क्लियर है ना? एक्चुअली अभी जब तुम आगे पढ़ोगे तो एक और टर्म पढ़ोगे जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। तो जब भी कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम मोशन कर रहा होता है ना, तो हमेशा ही एक रैंडम मोशन में ही, उसी रैंडमनेस में ही सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। समझ रहे हो ना? हर रैंडमनेस में सिमेट्री होती है, और उसी सिमेट्री, जैसे यूनिवर्स को कहते हैं इट इज वेरी रैंडम, लेकिन उसी रैंडमनेस में ही सिमेट्री है, और तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोचो, एक एक चीज सिमेट्रिक है, इवन हमारा होना भी सिमेट्रिक है। समझ रहे हो ना? तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होते हैं ना, तो मान लो कोई रैंडम इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक डोमेन्स को कैंसिल कर देते हैं, और नेट डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है कितना हुआ? 0। तब कोई करंट नहीं आती है। समझे ना? ऐसा कंडीशन है। चलो और सुनो, और कहानी सुनो। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। सोचो, यहाँ पे V और यहाँ पर कितना? 0। हम कह रहे कंडक्टर का लेंथ L है। कितना है? L है। तो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। यही दो फॉर्मूले हैं बस जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड से पता रहने चाहिए। बस पहला क्या? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, दूसरा E बराबर क्या? V बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो ये सोचो, इस ड्रिफ्ट स्पीड वाले फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? EV बाई ML इंटू टाउ। लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, EV बाई ML इंटू टाउ। ई की जगह क्या लिख दिया बस मैंने? V बाई एल। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या हो गया? EV बाई ML इंटू टाउ। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हो गया भाई साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आया? नहीं आया? पक्का पल्ले पड़ रहा है? अब सोचो, अब यहां ध्यान से सुनना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो रिजल्ट हैं हमारे पास। एक रिजल्ट क्या है? VD बराबर, बोलो, EE बाई M इंटू टाउ। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा सोचो, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना? घटेगी। यही समझना है। सोचो, सुनो, ध्यान से सुनो। जब मैं टेम्परेचर, ड्रिफ्ट क्या है? सोचो ड्रिफ्ट क्या है, अब समझना ड्रिफ्ट को। तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। रटा हुआ ज्ञान बहुत काम नहीं आएगा, उससे तुम 10 सवाल नहीं बना पाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से समझो बात को, कि मैं यहां खड़ा था, मुझे कोई धक्का मारा, मैं यहां से चला और मैं दूसरे वाले से टकराया, कुछ टाइम लगा। अरे टाइम लगा ना, पल्ले पड़ा ना? अब सोचो, टेम्परेचर बढ़ गया, क्या होगा? क्या दूसरा वाला मुझसे और तेज टकराएगा? मैं क्या आगे वाले से और जल्दी टकराऊंगा? तो जो टाइम इंटरवल हुआ वो बढ़ा कि घटा? घटा ना? तो टेम्परेचर बढ़ा है तो टाउ घटा है, तो वीडी देखो ना, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ ना, तो वीडी घटेगा। अरे क्लियर है? नहीं आया? हम सबको लगता है अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी भागेगा, वीडी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन भागेगा नहीं जल्दी, खट से टकरा जा रहा है।
अरे बात समझे ना, तो एवरेज रफ्तार घट जा रही है। अब सोचो, हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। और गधा, पढ़े हो यहाँ पे कोई सवाल भी नहीं पूछता, तुम लोग दिमाग ही नहीं दिए भगवान। यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक्सलरेटेड मोशन। कैसा मोशन भैया? इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन में है? एक्सलरेटेड मोशन। क्या हर समय उसकी रफ्तार चेंज हो रही है? अरे हो रही है ना, फिर भी तुम किसकी बात कर रहे हो? एवरेज वेलोसिटी का। तुम मान रहे हो कि एक्सलरेशन कितना है? 0। नहीं समझे? एवरेज वेलोसिटी की बात तुम क्यों कर रहे हो? तुम यही मान रहे हो ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी रफ्तार से दौड़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं इस रफ्तार से, नहीं, रैंडम मोशन में है ना। लेकिन हमको एवरेज की बात करना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन टकराया तो मैं एक्सलरेट हुआ, अरे हुआ ना, और फिर मैं आगे वाले से टकराया, मैंने उसको एनर्जी दी। इसी बीच में मैं 0 से मैक्सिमम गया और फिर मैक्सिमम से 0 है। और ये समय बहुत बड़ा है कि बहुत कम? बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उस पूरे चेंज को ऑब्जर्व करना हमारे बस की बात ही नहीं है। ठीक है ना? तो हमने कहा ऐसा करो, सबका एवरेज पढ़ लो बस। क्लियर है? क्या पढ़ लो? एवरेज। अरे बात समझे? ये एक कहानी ये हो गई। तो भाई पहली बात तो ये कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड है फिर भी हम एवरेज क्यों लिख रहे हैं? फिर भी हम एवरेज कह रहे हैं क्योंकि उनके एस्लरेट और डी एस्लरेट होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग with average velocity, that is known as drift velocity, ev by ml into tau. Average velocity का मतलब every electron is traveling with this velocity, हर इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से चल रहा है। ऐसे दिखेगा आपको डायग्राम बना हुआ। क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल सकते हैं? खुद सोचिए, चल सकते हैं? नहीं, नहीं चल सकते भैया। बट फिर भी हम प्रेजेंट ऐसे करते क्योंकि हम कौन सी वेलोसिटी पढ़ रहे हैं? एवरेज। कौन सी पढ़ रहे हैं? एवरेज। अरे क्लैरिटी है? ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी? घटेगी। क्यों? सक्सेसिव कोलिजन्स का रेट जो है वो बढ़ गया, या ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, टाइम इंटरवल कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाए। सब मैं अकेले समझ रहा हूं? अरे समझ आ रहा है? यस सर। और सुनो, और बात सुनो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब यहां पर दूसरा सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट, वाइल, जब तुम वीडी निकालोगे ना, वाइल वीडी इज इन फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकेंड। वीडी जो होता है वो फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकेंड होता है। वीडी इज इन फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकेंड। अभी तुम कैलकुलेट करके देखोगे ना, अभी तुम कैलकुलेट करोगे, तुमको डेटा भी कैलकुलेट कराऊंगा, तो ऐसे निकल के आएगा 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, 20 मिलीमीटर पर सेकेंड, ऐसे रफ्तार निकल के आएगी वीडी। तो पहला सवाल यहां पैदा होता है, हाउ? कैसे भैया? जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो तुरंत क्या तुम्हारे घर में रोशनी आ जाती है? क्या उतनी देर में वहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी सारा का सारा कोलिजन कर गया होगा? कर गया होगा? सोचो, नहीं ना। कोलिजन कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल है भाई। कितनी भी तेज रफ्तार से होगा, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की रफ्तार है जब वो अपने ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, इसी रेंज में तो है, इसी रेंज में तो है। तो भी भाई जो करंट दौड़ रही है वो 10⁸ की रेंज में कैसे दौड़ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई वीडी इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? ई बाई एम इंटू टाउ। इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट। समझे कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुने हो ना, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, एंड दे बोथ आर ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट। तभी तो वो लाइट को लेके जा रही है सी की रफ्तार से। अरे नहीं समझे? एनर्जी कैरियर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर में सेट हुई? लाइट की रफ्तार से ना हुई ना। क्या साइमल्टेनियसली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे होंगे? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां है वही यहां भी है, सेम समय पे, है कि नहीं है? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट हुआ क्या ये भी एक्सलरेट हो गया?
क्यों? क्योंकि वहां से यहां तक पहुंचने में इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई समय नहीं लगा। कितनी रफ्तार से दौड़ रही है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या खट से इलेक्ट्रॉन जाके इस बल्ब को हिट करेगा? एट द सेम इंस्टेंट करेगा कि नहीं? क्या वहां वाला इलेक्ट्रॉन कर रहा है? नहीं, यही इसके बगल वाला। अरे बात समझे कि नहीं? एनर्जी कैरी कराने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी कैरी इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो आंसर क्या है? बिकॉज ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप in the conductor with speed of light। अरे बात समझे कि नहीं? with speed of light, and each electron of the conductor starts drifting simultaneously। समझ आया कि नहीं आया? अब अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप बना ना पाए। क्या क्या सीखे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में? पहले तो एक रिजल्ट हो गया ई बाई एम इंटू टाउ या ईवी बाई एम एल इंटू टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या वी बाई एल लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाइएगा तो वीडी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो भी वीडी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो वीडी भी घटेगा, क्योंकि वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अरे क्लियर है क्या? नेगेटिव साइन का सिंपल मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है? ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। अरे पल्ले पड़ रहा है। और दूसरी बात, किसी भी कंडक्टर के अंदर एक कनेक्टिंग वायर लगा है, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल सेम होता है, फिर भी करंट दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो है। रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है। तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट को जीरो होना जरूरी नहीं है। क्या नॉन जीरो करंट दौड़ जाएगी? अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम क्लियर है? द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये जो टाउ है वो एक इलेक्ट्रॉन का है या एवरेज है? एवरेज है ना? क्या हर इलेक्ट्रॉन को टकराने में अलग अलग समय लगेगा ना? अरे क्लैरिटी है? तो हम कौन से रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं? एवरेज। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया वीडी जब फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड है तो इलेक्ट्रिक करंट लाइट की रफ्तार से कैसे दौड़ जाती है? क्योंकि उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है उसकी रफ्तार क्या होती है? विद द स्पीड ऑफ लाइट। और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं क्या साइमल्टेनियसली सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ते हैं? ऐसा थोड़ी है कि पहले ये वाला दौड़ा, फिर आगे वाला टकराया, फिर आगे वाला टकराया। क्या सब एक साथ भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सबके ऊपर एक साथ फोर्स लगा रही है। अरे क्लियर है ना? और किस रफ्तार से आई है इलेक्ट्रिक फील्ड? लाइट की रफ्तार से। अरे आया क्या? नहीं आया? आया? समझ आया? या दिस इज बेस्ट। अब ये लिख लो, चलो लिखो। टाइम ही हो गया क्या? लिखो, लेकिन लिखो। नहीं, घर से नहीं लिखेंगे, लिखो पहले भी। आलस नहीं, आलस नहीं, आलस नहीं, आलस नहीं, आलस नहीं, लिखो नहीं। तुम लिखते नहीं हो तुम लोग यार। हाँ, लिखना है, लिखना है। जिसको लिखना है लिख लो, जिसको घर लिखना है जा घर लिखो। भाई स्लाइड चेंज करके लिख लेना।